26 नवंबर 2005 गुजरात में एक इनकाउंटर होता है। सरबद्दीन शेख नाम का एक गैंगस्टर मारा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड चेस गेम का हिस्सा था। आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा नहीं हो कि एक छोटी सी पीवीसी पाइप कंपनी चलाने वाला आदमी इंडिया का सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमित शाह की जर्नी इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। इनकी कहानी में मर्डर चार्जेस, जेल की काली रात, पॉलिटिशियन मैनिपुलेशन के एलिगेशन और इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल इनकाउंटर केस भी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक छोटे से बिजनेसमैन का बेटा इंडिया का पॉलिटिक्स का चाणक्य बन गया। ये वीडियो हाईली कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं केवल फैक्ट्स को प्रेजेंट करूंगा। आप खुद डिसाइड करना कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं जो भी वीडियो में बोलूंगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहां पर जाके देख सकते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 22 अक्टूबर 1984 मुंबई में रहने वाली एक गुजराती फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, अमित अनिल चंद्र शाह। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण फैमिली नहीं थी। अमित शाह के फादर अनिल चंद्र शाह केवल एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो गुजरात के एक बहुत ही बड़े पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर थे। इसलिए अमित शाह ने बचपन से ही देखा कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है। अमित शाह ने मसाना से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद अहमदाबाद के CU शाह साइंस कॉलेज से बायोमेट्रिक्स में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। लेकिन अमित शाह का शुरू से ही इंटरेस्ट साइंस के अंदर नहीं था, बल्कि पावर में था। रियल स्टोरी शुरू होती है 1978 में, जब वो केवल 14 साल के थे, क्योंकि इसी साल अमित शाह ने RSS को ज्वाइन किया था। वहां पे मिली आइडियोलॉजी ने इनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। RSS के अंदर अमित शाह ने सीखा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये तीनों चीजें उन्हें इनके पॉलिटिक्स करियर में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली थी। RSS के अंदर अमित शाह शाखा अटेंड करते, फिजिकल ट्रेनिंग करते, लेकिन RSS के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी वो उन्होंने फाउंडेशन करना। 1982 में अहमदाबाद के अंदर दो लोगों की मुलाकात होती है जो भविष्य में इंडिया की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदलने वाली थी। ये केवल एक दोस्ती नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल अलायंस का जन्म था। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी अमित शाह से 14 साल बड़े थे और RSS में उनके सीनियर थे। लेकिन अमित शाह यंग होने के साथ काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे और काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड थे। उनका बैकग्राउंड बिजनेस से था और इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या इन दोनों की नॉर्मल दोस्ती थी या फिर एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था? क्योंकि दोस्तों, जो आगे होने वाला है वो ये प्रूफ करता है कि ये मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। साल आता है 1990। अमित शाह अपनी फैमिली बिजनेस में बिजी थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी थी। गुजरात के BJ-22 यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा में काफी टाइम से एक्टिव थे। वो गुजरात के छोटे छोटे इलेक्शंस में पार्ट लेते और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहे थे। ये सिलसिला अगले 10 साल तक चलता रहा। अमित शाह बीजेपी की लोकल मीटिंग्स को अटेंड करते, RSS के अंदर भी काफी ज्यादा एक्टिव थे और नरेंद्र मोदी के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाते। फिर आता साल 2001, जिसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गुजरात के अंदर एक अर्थक्वेक आता है जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और इसी हादसे के बाद गुजरात के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर KK पटेल की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। एंड गेस व्हाट, नरेंद्र मोदी बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। यहाँ से अमित शाह बनते मोदी जी के स्टेटराइज, जिनका हमेशा हाथ रहता मोदी जी की इमेज बिल्ड करने में और उनके हर छोटे बड़े डिसीजन के पीछे। 2002 में गुजरात के अंदर बहुत सारे दंगे होते हैं। 3 दिन तक भयंकर दंगा चलता है जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है। और इसमें मोदी जी और अमित शाह को एक पॉलिटिकली चांस दिखाई देता है। यहाँ पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक मौका मिलता है अपनी इमेज बिल्ड करने का। यहाँ पे अमित शाह का क्राइसिस मैनेजमेंट टैलेंट दिखता है। 2002 से साल 2012 तक अमित शाह गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बन जाते हैं।
लेकिन इसी टाइम पीरियड में गुजरात के अंदर एनकाउंटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। मीडिया के अंदर रिपोर्ट छिपाई जाती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमित शाह के बारे में। यह गुजरात की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड था जब गुजरात की पब्लिक से लेकर रिपोर्ट छुपाई जा रही थी। अमित शाह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे। वैसे तो इस टाइम पीरियड में गुजरात के अंदर टोटल 31 एनकाउंटर्स हो चुके थे, लेकिन इसमें से 4 बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जिनमें सबसे पहले आता है सोहराबुद्दीन शेख जो कि 2005 में होता है। उसके बाद तुलसीराम प्रजापति 2006, इशरत जहान 2006 और सादिक जमाल 2003। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था 26 नवंबर 2005 का वो केस जो सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर था। गुजरात राजस्थान बॉर्डर हाईवे पे एक कार रोक दी जाती जिसके अंदर बैठा था सोहराबुद्दीन शेख। गुजरात के अंदर एक जाना माना क्रिमिनल जो कि हाजी मस्ताना गैंग से कनेक्ट करता था। इसके एनकाउंटर के ऊपर पुलिस का कहना कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसे शूट करना पड़ा। लेकिन जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है तब एक अलग ही सच सामने आता है। सोहराबुद्दीन को मुंबई से किडनैप किया गया, 3 दिन तक इलीगल कस्टडी में रख के टॉर्चर किया गया। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ कॉर्बी को भी मार दिया गया। जो उसके एनकाउंटर और केस का विटनेस था तुलसीराम, उसे भी मार दिया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग मर्डर था। सीबीआई ने कोर्ट में यह एलिगेशन लगाया कि सब कुछ अमित शाह के डायरेक्ट ऑर्डर पे हुआ था, क्योंकि सोहराबुद्दीन शेख बीजेपी के कुछ लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ थ्रेडिंग एविडेंस थे। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह भी सबमिट किया कि इसको मारने के लिए 1 करोड़ का बजट रखा गया था। जो पुलिस ऑफिसर्स इस इनकाउंटर में शामिल थे उन्हें प्रमोशन दिया गया। अमित ठाकुर एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि अमित शाह और उनके अलावा 4 और पावरफुल लीडर्स इस इनकाउंटर में शामिल थे। कसूरवाई के पेरेंट्स कहते हैं कि पावरफुल लोगों ने केस को इन्फ्लुएंस किया है। लीगली तो अमित शाह क्लीन है, लेकिन पॉलिटिकली ये केस उन पर एक सवाल खड़ा करेगा कि इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जेल से निकलने के बाद भी इतने हाई एलिगेशंस लगने के बाद कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अमित शाह ने ये करके दिखाया। 2010 से 2014 तक अमित शाह दिल्ली में हाउस अरेस्ट
अपोजिशन की कमियों को उजागर करना हो या मीडिया को मैनेज करना हो, मोदी जी की और अपनी इमेज को क्लीन करना हो या फिर मीडिया के द्वारा झूठ फैलाना हो, आज की तारीख में 2025 तक अमित शाह ने इस काम को बखूबी निभाया है। अभी तक 2025 में अमित शाह अपनी पावर के पीक पर हैं, क्योंकि वो न केवल इंडिया के होम मिनिस्टर बल्कि बीजेपी के रियल डिसीजन मेकर भी हैं। अगर हम एक लाइन में कहें तो इस देश में करंटली मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल इंसान है तो वो अमित शाह है। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति अब न्यूज़ नहीं देखता बल्कि फैक्ट्स को चेक करता है। अब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी काफ़ी सीरियस टोन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर बन रहा है वो अब यूथ से भी नहीं छुप रहा है। अब देखना ये है कि अमित शाह इन सबको मैनेज कर पाएंगे अगले इलेक्शन में या नहीं। लेकिन ये भी सच है कि जब तक इंडियन पॉलिटिक्स की बात होगी अमित शाह को हमेशा एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अमित शाह के बारे में आप क्या फील करते हैं, आपके बीजेपी के बारे में क्या विचार है। मुझे सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसी